हाय बच्चों, आज मैं आपको कॉमर्स का कक्षा 10 का अकाउंट पढ़ाऊंगा। आपको अकाउंट के अंतर्गत आज मैं आपको पहला चैप्टर कक्षा 10 का फाइनल अकाउंट, साथ ही साथ 11 के बच्चे भी इसे पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम पहला चैप्टर लेते हैं, अंतिम खाते, इसे फाइनल अकाउंट इंग्लिश में कहते हैं। बच्चों, फाइनल अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य जो होता है, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए अति आवश्यक होता है, जिसके आधार पर हम उस वित्तीय इंस्टीट्यूशन का या संस्था का सालाना क्या हमने व्यय किया, क्या हमने नए एसेट्स जोड़े, मेरे क्या नए दायित्व लायबिलिटीज़ हैं, और कितने मेरे लेनदार हैं, देनदार हैं, और हमारे कितने एसेट्स बढ़े या घटे। साथ ही साथ अगर हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उस पार्टनर्स का कितना, हर पार्टनर का इलाजे अलग अलग से कितनी उनकी प्रॉफिट बढ़ी है या घटी है। इसी फाइनल अकाउंट के बनाने के तरीकों के आधार पर हमें भविष्य की जो संभावनाएं हैं उसे हमें पता चलता है कि हमें व्यापार के लिए कितने और पैसे की आवश्यकता है कि व्यापार का एक्सपेंशन हो सके और हम व्यापार को बढ़ा सकें। क्या ऐसा कारण है कि मेरा व्यापार घाटे में है और मैं उस घाटे को पूरा कर सकूं। बच्चों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जानना कि फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरत होती है डाटा का कलेक्शन होना, जो हमें आपको पिछले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम लेज़र बनाते हैं, कैसे हम जनरल बनाते हैं। छोटी छोटी एंट्रियों के माध्यम से हम लेज़र का, जनरल का, इन सब को प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद उसी लेज़र और जनरल के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस का हम निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अंतिम खाते के 3 पड़ाव होते हैं बच्चों। वैसे जब आप 11th में हैं तो चौथा पड़ाव मैं बताऊंगा आपको। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना जिसको कहते हैं व्यापारिक खाता। अब जब 11th के बच्चे हैं तो उनको ये भी पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, उसको कहते हैं निर्माण खाता। तो जो 10 के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे व्यापारिक खाता। उसके बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और हम तो कहेंगे जितना मैं बोलता जा रहा हूँ उसको कहीं ना कॉपी में नोट कर लें। तो कहते हैं ना, दिमाग एक मेमोरी में रहता है, अगर हम थोड़े दिमाग अगर इधर उधर जाते हैं तो हमारे मेमोरी से वो लॉस कर जाता है। तो ये शुड बी मेंशन योर नोटबुक, प्लीज़ लिखें आप उसको। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, पहला होता है व्यापारिक खाता, दूसरा होता है निर्माण खाता, ये 11th के बच्चों के लिए। 10th के बच्चों के लिए है, 10th के बच्चों के लिए दूसरा होगा लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब तीसरा जो फाइनल अकाउंट का अंतिम स्टेज होता है, जिसे कहते हैं व्यापार का दर्पण। व्यापार का ये आईना होता है जिसके आधार पर हम व्यापार में क्या आवश्यकता है और हम कहाँ पर अपने व्यापार को खड़ा देखते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। आपको नाम से पता चलता होगा बच्चों कि बैलेंस शीट का क्या मतलब क्या था। बैलेंस हमारा उस बैलेंस शीट में 2 खाने होते हैं बच्चों, एक होता है लायबिलिटीज़ का, दूसरा होता है एसेट्स का। तो हमारी जो एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटी देनदारियाँ कितनी हैं, इन दोनों को बैलेंस को बताता है। तो हमें इससे साल भर में क्या मैंने लोन लिया, किसी पार्टी का कोई बाकी है या कोई हमने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, ठीक है, ये पता चलेगा। और हमने जो एसेट्स जो हमने व्यापार चलाने के लगाया है वो सब हमें बताएगा। ये हम आपको नेक्स्ट अध्याय में पढ़ाएंगे। तो
तो पहले हम आपको 3 भागों को बताया, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, तीसरा बैलेंस शीट। ठीक है, अंतिम खाते को पहले सबसे पहले हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप क्या पढ़ाएंगे? अंतिम खातों का पहला है आपको व्यापारिक। ठीक है, तो देखिए व्यापारिक खाते में बहुत सारे मदे होती हैं। व्यापारिक खाता कहते क्या है, किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या बनाने का। व्यापारिक खाता बच्चों उसे कहते हैं जिसमें व्यापार के चलाने के लिए जिस वस्तु का हम निर्माण करते हैं उसमें क्या हमने माल खर्चा है, खरीदा है। ठीक है, कच्चा माल से कहते हैं। उस माल को बनाने में जो खर्चे आए हुए हैं उसको हम व्यापारिक खाते में उसको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें सारे डायरेक्ट खर्चे आते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें सारे डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट खर्चे ऐसे नहीं आएंगे जो इसमें जोड़े जाएं। जैसे मशीन है, फिर मैं आपको डाटा बना के जो पीछे अपने मैंने बनाया फिर फार्मा, मैं उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा और घबराने को जो बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो आप एक चीज़ और, आप जैसे जनरल में डेटिंग करते रहते हैं, डेट लिखते हैं कौन सा है, लेजर फोलियो लिखते हैं, वो इसमें नहीं आता। देखिए पहले तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने फार्मा बनाया बच्चों, देखिए पूरा ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, इसमें लिखते हैं फॉर द ईयर एंड 31 मार्च हमने डाला तो था, क्योंकि इसमें ये डालना जरूरी होता है किस महीने के लिए, किस साल के लिए बना रहे हैं हम आप। ठीक है बच्चों, इसके बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो हम माल बना रहे हैं उसके बनाने में डायरेक्ट कितने खर्चे आते हैं इसमें, उन खर्चों में बेचने योग्य माल जो होगा उससे हम हटाएंगे। अगर प्रॉफिट में आता है तब तो हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर ये हमारा लॉस में जाता है तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा काम हम कर रहे हैं जिससे मेरा बिजनेस, मेरा प्रोडक्शन लॉस में जा रहा है, जिससे मुझे प्रॉफिटेबल चीज़ें नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, ये उद्देश्य होता है ग्रॉस प्रॉफिट पता करना और ग्रॉस लॉस पता करना, ये हमें पता करना होगा। दूसरा होता है जब भी व्यापारी को 3 महीने 6 महीने पे अगर ज़रूरत होता है तो हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट का प्रिपरेशन कर लेते हैं। उससे हम पता चल जाता है कि व्यापारी का बिजनेस कहाँ पर खड़ा हुआ है, उसे पैसे की ज़रूरत है या नहीं। राइट, मैं आगे चलूँ। अब दूसरा होता है जैसे आप लेजर बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, तो अमूमन जर्नल में लेजर फोलियो डालते हैं और डेट डालते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट का ये जो प्रिपरेशन होता है एक डिफरेंट तरीके से होता है, डिफरेंट तरीके से। जैसे इसमें हम आपको एक चार्ट बनाया जाए, यहाँ पर इसको बनाएंगे प्रोडक्शन, यहाँ लिखाएंगे पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों कर देंगे। अब इसमें जैसे वहाँ पर डेट लिखते थे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर बाई करके लिखते हैं, 2 और बाई का प्रयोग होता है। अब आप क्लियर हो गए हैं, लेजर जर्नल से ऊपर उठे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में आएंगे, उसमें 2 और बाई का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा, इस चीज़ को बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम आपको बताते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से मद जाते हैं। तो पहला है ओपनिंग स्टॉक। कोई व्यापारी अगर नया शुरू करता है तो उसके लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। अगर पुराना है तो जो पिछले साल का स्टॉक होगा वो नए साल में आएगा तो उसके लिए वो ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ओपनिंग स्टॉक कुछ नया अगर हो गया ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। अब यहाँ पर इस साल में, नए साल में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या नई चीजें खरीदी है, तो परचेज खरीदा है, कुछ परचेज किया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, सपोज दैट 100 का तो नहीं होगा, वो करोड़ों अरबों में होता है, लेकिन मैं क्या ऐसे में समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए 100 रुपए का सामान खरीदा है, 100 रुपए में से 10 रुपए का सामान अगर बच गया प्रोडक्शन में, जैसे मान लीजिए 100 का सामान करता, हम कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ना बना के कम बनाया तो कुछ परचेज में बच गया, तो उससे क्या करते हैं, क्योंकि अब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, व्यापारी का डिमांड है कि मुझे 3 महीने या 6 महीने में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, लॉस अकाउंटेंट से कहता मुझे बताओ, तो उसके लिए क्या करता है वो, जो बच जाता है माल
उसे परचेज रिटर्न में से घटा देते हैं। परचेज में से परचेज रिटर्न उसको कहते हैं जो माल बचा हुआ होगा, हो सकता है मे भी हम उसे जहाँ से खरीदा है उससे वापस कर दें या ना कर दें, नेक्स्ट ईयर के रख लें, ठीक है, तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज में से परचेज रिटर्न घटा देंगे तो जो अमाउंट बचेगा यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के में दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बाद आता है, अब हम ये तो मेन चीज हो गया करना, स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक परचेज घटा दिया। अब इसमें जो प्रोडक्शन में जो माल को बनाने में जो डायरेक्ट खर्चे आते हैं उन सारों को इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा डायरेक्ट खर्चे जो भी उत्पादकता में उत्पादन करने के लिए डायरेक्ट खर्चे आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उसे हम प्रोडक्शन में जोड़ देते हैं, तभी रियल वैल्यू निकलेगा। इनडायरेक्ट जोड़ देंगे वो रियल वैल्यू नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट जो हमने आपसे कहा ना प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे। तो इसमें इतना मोटा सी बात याद रखिए कि इसमें जितने भी डायरेक्ट खर्चे होंगे इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में वो जोड़ेगा, राइट ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला जोड़ेंगे वेजेस, वेजेस ये पहले वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस दिया हुआ है तो पहले जोड़ेंगे वेजेस। अब देखिए यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है। यहाँ मैं बताया था आपको, कभी कभी जब हम आपको सम्मिलित बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड अकाउंट एक साथ बनाना होगा तो उसमें दिया रहेगा सैलरी एंड वेजेस। तो आज जब सैलरी वेजेस दिया रहा है तो तुरंत पकड़ लीजिए, पकड़ना आपको ये, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस दिया रहेगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है तो यू हैव टू रिमेंबर इट, वेजेस एंड सैलरी दिया। इसका मतलब मजदूरों का सैलरी दिया गया है जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़े हुए उनकी सैलरी है, तो तुरंत कुछ नहीं करेंगे, इसको ट्रेडिंग अकाउंट पर डालेंगे, ठीक है बच्चों। अब तीसरा आता है फ्रेट, कैरेज एंड कैरेज, है ना, कॉटेज एंड कैरेज। अब प्रोडक्शन में माल मंगाने के लिए कुछ किराया तो देना होगा भाई। ऑब्वियसली जब फैक्ट्री यहाँ पर है आपकी, कुछ दूर से माल मंगा रहे हैं तो जो टेम्पो से आएगा ट्रकों से आएगा तो उसका तो किराया देना है। अब जब किराया देना है तो रॉ मटेरियल से जुटा हुआ है, ठीक है, राइट ना। अब जब वो रॉ मटेरियल से जुटा हुआ है तो वो डायरेक्ट खर्चों में जाएगा, इस बात का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। खर्चे और भी होते हैं खर्चे, जैसे आप पीएम अकाउंट पढ़ाएंगे उसके खर्चे के भी नेचर अलग है। माल को बेचने के लिए देने के लिए वो भी कैरेज नहीं होगा, वो उसको इसमें नहीं डालेंगे। इसमें खर्चे वो डालेंगे जो प्रोडक्शन के लिए, जो हमें उत्पादकता में जो खर्चे लगते हैं उसको जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब आता है कोल, गैस, वाटर एंड पावर। कोल, जैसे मान लीजिए कोयला, कोई ऐसा स्टीम के बदौलत काम कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे स्टील बनाने वाली कंपनियां हैं ज़्यादातर कोल का इस्तेमाल करती हैं। वो अगर कोयला लगा हुआ है, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री बहुत सारी हैं ऐसी हैं जो पावर जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ना इस्तेमाल करके बॉयलर को बड़े बड़े चलाने के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं। तो कोल, गैस, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो गैस का भी काम करती हैं। वाटर जैसे स्टील का प्लांट देखेंगे तो स्टील को पतला करते हुए जो टूटे ना वो उसको रोलर पे चलाया जाता है जिसमें पानी का फवारा डाला जाता है, वाटर इस्तेमाल किया जाता है। और पावर ऑब्वियसली सबको पता है किसी भी मशीन को चलाने के लिए पावर की नितांत आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोल, गैस, वाटर एंड पावर। ये भी उत्पादकता से डायरेक्ट संबंध रखता है, इसके बिना कोई मशीन चल नहीं सकता, बताया ना आपको, इसके बिना कोई काम हो नहीं सकता। तो ये भी डायरेक्ट इसमें आ गया। अब आइए इंपोर्ट ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्ज। जैसे नाउअडेज आजकल के दिन, आजकल जो हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां कंप्यूटर पार्ट्स बनाती हैं जिसका सिलिका बहुत मेन पार्ट होता है। सिलिका से कंप्यूटर इक्विपमेंट बनती है सारी, तो जापान से करीब करीब आई थिंक मंगाया जाता है और नेबर कंट्रियों से मंगाया जाता है। उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए सिलिका मंगाया जाता है, बाहर से मंगाया जाता है।
बाहर से मंगाने पर इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज किया जाता है उसमें। कितना आयात कर, हिंदी में कहते हैं आयात, क्या हमने माल मंगाया है उस पर आयात कर देना होता है। वो भी याद रखिएगा, आयात कौन सा, कच्चे माल का। नोटेड दिस पॉइंट, ये शुड बी नोटेड इट कि जो रॉ मटेरियल के इस्तेमाल के लिए होगा उसी का होगा, ना कि तैयार माल नहीं। जो डायरेक्ट हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, इंपोर्ट किया जाएगा, उसका होगा ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्ज। उसके इंपोर्ट ड्यूटी लगने पे और उस पर जो उसके मंगाने पे और आपके प्रोडक्शन तक भेजने में जो क्लियरिंग का खर्चा होगा उसको भी दिया जाता है। एक आता है डक चार्ज भी आता है इसमें। जैसे मान लीजिए आपने कोई रॉ मटेरियल बाहर से मंगाया, ठीक है बच्चों, उस माल को डक पे, डक उसे कहते हैं जहाँ से बड़े बड़े जहाज़ों से माल को उतार को डकों में रखा जाता है, ठीक है, उसका भी चार्ज देना होता है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है अगर रॉ मटेरियल है तो। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रिपेयर माल नहीं, रॉ माल जो होता है बच्चों, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर नेचर अगर चेंज हो गया तो आपको तुरंत एग्जैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस आपको लॉस का पता नहीं चलेगा, जिससे आप व्यापारी को गुमराह कर देंगे, वो मिस गाइड हो जाएगा और वो अगर पूंजी लगाना है तो नहीं लगाएगा और अगर घट रहा है तो क्या करना है उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है एक एक मत का क्लियर होना। उसके बाद आता है डक चार्ट, आपको मैंने बता दिया है। ऑक्ट्री, ऑक्ट्री का मतलब होता है चुंगी। किसी भी नगर पालिका या एक राज्य से दूसरे राज्य में जब किसी माल को, कच्चे माल को, जो भी माल होता है उसके, अब ऑक्ट्री देखिएगा आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिलेगा, इसमें मिलेगा, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट उत्पादन से संबंधित है तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और माल को भेजने में है तो उसे पीएल अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ देखिए हम आपको ऑक्ट्री बता रहे हैं। चुंगी, जब कोई माल एक नगर पालिका से दूसरी नगर पालिका में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो चुंगी लगती है, ऑक्ट्री जिसको कहते हैं, उसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आता है। बच्चों जैसे मान लीजिए लेबर आपके यहाँ काम कर रही है, उसको चाय पिलाना हो, कुछ खिलाना हो, ठीक है, ओवर टाइम ले रहे हैं तो हो सकता है मेरी खाना खिलाना हो, कोई और खर्चे हो सकते हैं, उसको सारे अगर प्रोडक्शन से संबंधित है तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बच्चों से जोड़ा जाएगा। इतना तो आपको मेरे ख्याल से डेबिट साइड में समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या जाएगा। बहुत सारी मदें हैं, इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बच्चों हम आपको और क्लियर कर देंगे, आप घबराइए नहीं। पहले आप जो ये चार्ट बनाया गया उसे देखिए। अब आप आइए इस साइड, जैसे इधर 2 करके लिखते हैं, डेबिट साइड में सही बाई करके लिखते हैं। अब हमारा माल कितना बनाने में खर्चा लगा है, कितने का माल बना, वो पता करेंगे। उसमें जो सेल योग्य होगा माल, जो माल हमारे यहाँ सेल योग्य मतलब बिक्री योग्य माल होगा, उसमें से अगर मान लीजिए सपोज दैट, मैंने फिर अभी कहा है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बनता तो करोड़ों लाखों में माल है, लेकिन फिर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए 100 रुपये का माल बना और अगर 5 रुपये का माल नहीं बिका, वो डायरेक्ट वापस आ जाता है, ठीक है, व्यापारी के पास, तो उसमें से जो घटा के बचेगा सेल में से सेल रिटर्न घटा देंगे, जो एग्जैक्टली माल होगा वो यहाँ पर। बच्चों माल बनाने के बाद कुछ माल बच जाता है, ठीक है, अगर उस साल में उसको दिखा रहे हैं तो उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, राइट ना। अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक होगा, समझ में आई कितनी बात। क्लोजिंग स्टॉक, सेल रिटर्न, सेल में से सेल रिटर्न घटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे। अगर बच्चों अब इतना जोड़ के जो अमाउंट होगा, जो ज्यादा अमाउंट होगा, यहाँ पर दोनों में कॉलम में दिखा देते हैं। अब इन दोनों के अमाउंटों में से घटाने के बाद अगर सेल का माल ज्यादा निकलता है और मैन्युफैक्चरिंग कम में हुई है तो उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, वो यहाँ पे लिखा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यदि प्रोडक्शन में ज्यादा पैसा लग गया और सेल ऑफ माल कम बना हुआ है तो यहाँ पर आपका ग्रॉस लॉस होगा। इतना समझ में आ गया।
कि ग्रॉस प्रॉफिट किधर लिखेंगे और ग्रॉस लॉस किधर लिखेंगे। इतना अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ। अब देखिए, अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो इसको ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तब भी क्या कहते हैं इसको, कैपिटल अकाउंट में लॉस करते हैं। दोनों में को पता चले उसने कितना कैपिटल लगाया था, उसमें से उसको लॉस घटा देते हैं, उसका पता चले कि मेरा कैपिटल घटा या बढ़ा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसका कैपिटल बूम कर जाएगा, और अगर लॉस हुआ है तो उसका डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा कैपिटल, जिससे व्यापारी को पता चल जाएगा कि मुझे और पैसे लगाने की ज़रूरत है या नहीं। इतना तो समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट, अब अकाउंटेंट क्या करेगा, जो उसका नियोक्ता है यानी कि जो व्यापारी है, उसके बाद उस पेपर को प्रस्तुत करेगा कि जनाब आपको 6 महीने या 3 महीने में इतने की घाटे हो रहे हैं, इतना का लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो टू बी कंटिन्यू दिस बिजनेस, if you have to got in the loss, you should be include more and more money in your business. Right now, आज मैंने आपको पढ़ाया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। 2-3 बातें और मैं बता देता हूँ आपको। इसमें डेट नहीं लिखा जाता, लेजर पोलियो नहीं लिखा जाता, याद रखिएगा। इधर 2 लिखते हैं, इधर बाय लिखते हैं, ओके। कितना समझ आ रहा है। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट अध्याय में आपको पीएल अकाउंट पढ़ाऊं, ठीक है। इतना तो समझ आ गया कि बच्चों, आप इसको अगर आपको समझ नहीं आता मुझे कमेंट करिएगा, और आप घबराइए नहीं, हर अकाउंट का एक चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा आपको, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाय।